There has been a long pending demand from EPS 95 pensioners to raise their meager pension amount of 1,000 rupees per month. Sir, in 2012, the Pasari Committee has recommended to hike the pension to a minimum of 3,000 rupees. Recently, Parliamentary Standing Committee on Labour also has given a report that the minimum pension which was announced in 2014 and continues to be applicable till date is grossly inadequate. And with thousands is reportedly not being given to many pensioners owing to various reasons. And sometimes the pension amount is as low as 460, something like that. So this is a serious issue. I would like to know from the Honourable Minister whether the government has any proposal to hike the EPS 95 pension substantially. एक मंत्री जी जानकारी के लिए बता देना 2014 के पहले कितनी पेंशन मिलती, 2014 के बाद कितनी पेंशन मिलती। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, EPS 95 भारत सरकार की एक स्कीम जिसको 16 नवंबर 1995 को लागू किया गया था और इसमें पुरानी स्कीमों का मर्जर हो गया था। इस स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8.33% है और भारत सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है 1.16% है। इस स्कीम के अंतर्गत पहले मिनिमम पेंशन जो है मिला करती थी, जो इसका फार्मूला है वो पेंशनेबल सर्विस इनटू पेंशनेबल सैलरी, उसको 70 से डिवाइड करने के बाद इसका फार्मूला बनता है। पहले बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए भी अच्छा ही लगता है, लेकिन पहले काफी कम मिलती थी और काफी सारे संघों की मांग थी। यही कारण है कि सरकार में आने के बाद सरकार ने इसको 19 अगस्त 2014 को नोटिफाई किया और 1/9/2014 को सरकार ने न्यूनतम 1,000 रुपए किया है। ऐसे में कोई पेंशन के अगर आश्रित हो, उनके कोई परिवार के व्यक्ति अगर रह जाते तो सबको न्यूनतम 1,000 मिलेगी, जिसके द्वारा भारत सरकार के फाइनेंस मंत्रालय द्वारा एक विशेष राशि भी EPFO फंड में दी जाती है। ये पेंशन जो है ये जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा दिए गए उनके द्वारा अंशदान के न जोड़कर उनके जो मालिक और केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए अंशदान से बनती है। अतः जो उसका बीमा का फार्मूला है वो प्राप्त अंशदान के आधार पर ही EPFO निर्धारित करता है। वर्तमान में यही। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। Sir, if the amount is not distributed in the proper time, whether it will be given with interest, number one. Sir, another question, it has been recently reported that a Ukraine-based cyber security researcher and journalist has claimed that about 288 million personal records containing the full name, bank account number and nominee information of the employees, pension scheme EPS holders of the EPFO have been exposed online before being taken off the internet. I think if it is true, it's a very serious issue which requires to be investigated and raise serious questions regarding the effectiveness of the system of EPFO to protect the user data. I would like to know from the Honourable Minister whether it is true and what are the steps taken by the government, whether any investigation is done and what is the result of the investigation. माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला कि EPFO फंड के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा डाटा के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है। EPFO की 225वीं बैठक में EPFO को क्या जो IT सिस्टम है उसको मजबूत बनाने के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारे EPFO के संगठन के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट भी अभी पिछली बैठक में आई है, उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जहां तक इनका ये कहना है कि पेंशन न मिलने के कारण सरकार के द्वारा क्या रिफॉर्म किए गए हैं, मैं आपकी अनुमति से कुछ रिफॉर्म पढ़ना चाहता हूं। ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट हम 99% तक कर रहे हैं।
ऑटो क्लेम सेटलमेंट फॉर इलनेस एंड कोविड-19 क्लेम भी हमने किए हैं। कोविड-19 स्पेशल एडवांस सेटल भी हम 3 दिन के अंदर हमने किया है। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट का भी क्विक डिस्पोजल के लिए हमने पूरी स्थिति बनाई है। फैसिलिटी ऑफ डिगी लॉकर फॉर पासबुक और पीपीओ एंड ऑनलाइन पासबुक फैसिलिटी ये भी हमने मेंबर पोर्टल पे उपलब्ध कराई है। ई नॉमिनेशन स्पेशल ड्राइव उसको भी हमने उपलब्ध कराया है। उमंग और खास करके जो शिकायत आती हैं जिसको पीएम ग्रीवेंस के माध्यम से हमने ईपीएफआई जीएमएस और उमंग ऐप के साथ जोड़ा है। लगभग 3000 के करीब शिकायतें आती हैं। उसका विश्लेषण सीपीएफसी द्वारा किया जाता है और एक मासिक स्तर पर मेरे स्तर पर भी बैठक के माध्यम से किया जाता है ताकि हम उसका